Hello everyone, my name is Chetna Kaur and I am Assistant Professor of Commerce from NPGSM College, Sohna. Today we are going to discuss about total expenditure method of price elasticity of demand. So this method, total expenditure method, this is one of the famous method for measuring price elasticity of demand and this method is given by Professor Alfred Marshall जिसे हम टोटल आउटले मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इस मेथड में बेसिकली हमें क्या करना होता है, यहाँ पर दो टर्म है, फर्स्ट प्राइस, सेकंड इज टोटल एक्सपेंडिचर। तो इस मेथड में हम इन दोनों वेरिएबल को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वेरिएबल इज प्राइस एंड सेकंड वेरिएबल इज टोटल एक्सपेंडिचर। अंडर दिस मेथड वी कंपेयर दीज टू वेरिएबल्स कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, या जिसे हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस होने पर, किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने पर उस कमोडिटी के टोटल एक्सपेंडिचर में कितना और किस डायरेक्शन में चेंजेस आए हैं, जिसकी हेल्प से हमें ये पता लगता है कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है, यूनिटरी है या फिर लेस देन यूनिटरी है। ओके, सो बेसिकली इसमें हमें क्या करना होता है, टू वेरिएबल्स प्राइस एंड सेकेंड इज टोटल एक्सपेंडिचर, इन्हें हम कंपेयर करते हैं जिनके बेसिस पे हमें ये पता लगता है कि हमारे पास किस तरह की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, इस अब ये जो टर्म है टोटल एक्सपेंडिचर, इस टर्म को कैलकुलेट करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जिसके लिए हम किसी कमोडिटी के प्राइस को उसकी क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो टर्म हमारे पास निकल कर आती है उसे हम टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसके बाद हम उसे कंपेयर करेंगे विद द प्राइस, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमें पता लगेगा कि यूनिटरी है, ग्रेटर देन यूनिटरी है या लेस देन यूनिटरी है। ओके, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी यूनिटरी उस सिचुएशन में होगी जहाँ पर किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ें या घटें, ठीक है, किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने पर या घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर में अगर कोई भी चेंजेस नहीं होते तो वहाँ पर हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी यूनिटरी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जब दो वेरिएबल प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी यूनिटरी। ओके, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटरी हमारी उस सिचुएशन में होगी जहाँ पर किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए और प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए। कहने का मतलब ये कि कोई एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा होगा, मीन्स दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है। उस सिचुएशन में हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ग्रेटर देन यूनिटरी। ओके, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटरी उस सिचुएशन में होगी जहाँ पर किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ें तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए और प्राइस घटे तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जाए, ठीक है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जिस सिचुएशन में हमारे दोनों वेरिएबल एक डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक वेरिएबल घटेगा तो दूसरा वेरिएबल भी घटेगा, दोनों में क्या हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो और दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हों, तो उस सिचुएशन में हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी लेस देन यूनिटरी। ओके, सो इस कंसेप्ट को अब हम टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन सिचुएशंस हैं A, B, C, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है
हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है टोटल एक्सपेंडिचर, और उसे हम कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करने का एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी कमोडिटी के प्राइस को उसकी क्वांटिटी डिमांडेड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टर्म हमारे पास निकल कर आएगी दैट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे ये रो है, यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दी हुई है क्वांटिटी डिमांडेड, इन्हें हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 2 इंटू में 4 दैट इज़ 8, 4 इंटू में 2 दैट इज़ 8, 1 इंटू में 8 दैट इज़ 8। ठीक है, 2 इंटू में 4 दैट इज़ 8, 4 इंटू में 1 दैट इज़ 4, 1 इंटू में 10 दैट इज़ 10, 2 इंटू में 3 दैट इज़ 6, 4 इंटू में 2 दैट इज़ 8, 1 इंटू में 4 दैट इज़ 4। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम सारी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। अब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन 1 से शुरू करते हैं, सिचुएशन ए से। तो देखें कि जब हमारा प्राइस हमारे पास 2 है तो उस सिचुएशन में टोटल एक्सपेंडिचर है 8। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि प्राइस 2 से बढ़कर 4 हो गया। ठीक है, प्राइस बढ़ गया, और लेकिन हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 8। प्राइस बढ़ गया लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 8। उसके बाद देखें कि हमारा प्राइस जो है वो 4 से कम होकर कितना हो जाता है, 1, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 8। यानी कि प्राइस बढ़े या घटे लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी फ़र्क नहीं आया, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर रहा अनचेंज। तो इस सिचुएशन में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, यूनिटरी। ठीक है, अब सिचुएशन बी को देखते हैं कि देखें कि हमारे पास जब प्राइस 2 है तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 8। जब प्राइस 2 है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 8। उसके बाद प्राइस 2 से बढ़कर कितना हो गया, 4। प्राइस बढ़ गया है ना, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ हमारा, 8 से कम होकर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो कि हमारा प्राइस 4 से कम होकर 1 हो गया, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 4 से बढ़कर कितना हो गया, 10। यानी कि दोनों वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इस सिचुएशन में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी दैट इज़ ग्रेटर देन यूनिटरी। ओके, अब सिचुएशन सी को देखते हैं। देखिए कि जब हमारा प्राइस 2 है तो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर है 6। उसके बाद हमारा प्राइस जो है वो 2 से बढ़कर कितना हो गया, 4, और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हुआ, 6 से बढ़कर कितना हो गया, 8। उसके बाद देखें कि जब हमारा प्राइस 4 से कम होकर कितना हो गया, 1, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ, 4 से 8 से कम होकर कितना हो गया, 4। यानी कि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ घट रहे हैं, दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इस सिचुएशन में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कौन सी होगी, लेस देन यूनिटरी। ओके, सो अब इस कंसेप्ट को हमने टेबल की हेल्प से समझा। अब सेम कंसेप्ट को हम ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें कि यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर लिया है टोटल एक्सपेंडिचर को और वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस को। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि देखो कि जब हमारा प्राइस जो है कितना है, एम, प्राइस है एम, उस सिचुएशन में आप
टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, सी। ठीक है, इसे हम इस तरीके से डॉट डॉट करके नीचे तक मिला के देख सकते हैं। मानो इसको हमने नाम दे दिया Q1। ठीक है, तो जब आपका प्राइस है M, तो आप टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, C। उसके बाद माने कि हमारा ना प्राइस जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अब प्राइस कितना हो गया, N, प्राइस हो गया N। उस सिचुएशन में आप कितना टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, दैट इज़ B। ठीक है, यानी कि वो कितना है, वो भी सेम ही है Q1। यानी कि प्राइस बढ़े या घटे, टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी चेंजेस नहीं आए, दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमारी कौन सी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ED इज इक्वल टू में 1, यानी जिसे हम कहते हैं यूनिटरी। ठीक है, उसके बाद दूसरी सिचुएशन देखते हैं। मानिए कि हमारा प्राइस जो है वो N, हमारा प्राइस N से बढ़कर कितना हो गया, R हो गया। ठीक है, प्राइस बढ़ गया, N से R हो गया। उस सिचुएशन में आप कितना टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, दैट इज़ A। ठीक है, जब प्राइजेज N से बढ़कर R हो गए तो हम टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, A। अगर इसे हम टोटल एक्सपेंडिचर की लाइन पर लेकर आएँ तो ये आएगा इस तरफ। ठीक है, मानो इसे हमने नाम दे दिया Q2। ठीक है, तो देखिए कि जब प्राइस N थे तो आप एक्सपेंडिचर कितना कर रहे थे, B, यानी कि Q1। और जब आपके प्राइजेस N से बढ़कर R हो गए तो आप टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, Q2। यानी कि देखें कि पहले इतना था और अब कितना है, इतना। प्राइस बढ़े हैं और टोटल एक्सपेंडिचर कितना, Q1 से कितना हो गया, Q2, B से कितना हो गया, A। यानी कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है और एक वेरिएबल घट रहा है, दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप। दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, दैट इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि मोर देन इलास्टिक। ठीक है, अब थर्ड सिचुएशन को देखते हैं कि देखो जब हमारे पास प्राइस कितना था, M, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, C, यानी कि Q1। ठीक है, अब उसके बाद माने कि हमारा प्राइस जो है वो P से कम होकर कितना हो गया, M से कम होकर कितना हो गया, P। प्राइजेस हमारे क्या हुए हैं, कम हुए हैं। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि देखें कि प्राइस कम हुए हैं और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, D। ठीक है, पहले कितना था, C, और अब कितना है, D। यानी कि पहले था Q1 और अब कितना है, Q2, है ना। तो प्राइस कम हुए तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, कम हो गया, है ना। यानी कि दोनों वेरिएबल एक साथ बढ़ रहे हैं और दोनों वेरिएबल एक साथ घट रहे हैं, दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, दैट इज लेस देन 1। ठीक है, ED इज लेस देन 1। ठीक है, सो इस मेथड को हम कंक्लूड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, कि जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया था, बेसिकली हमें क्या करना होता है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों वेरिएबल को हम कंपेयर करते हैं कि देखो कि जब प्राइस बढ़े या घटे और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा अनचेंज रहे तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, यूनिटरी, क्योंकि दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, जिसे हम ED इज इक्वल टू में 1 के नाम से भी जानते हैं। दूसरी सिचुएशन कि जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है और एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन में हमारी कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसे हम ED ग्रेटर देन 1 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थर्ड सिचुएशन जहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा,
एक वेरिएबल घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो इस सिचुएशन में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी दैट इज़ लेस देन यूनिटरी। क्यों? क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसे हम ED लेस देन 1 के नाम से भी जानते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर that is it for total expenditure method of price elasticity of demand. Thank you so much everyone.